क्लास हम आज की स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कैपिटल ए किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो नोट करिए, कैपिटल ए जो डिवाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन का कांस्टेंट था, लैम्डा एम इक्वल्स टू आ रहा है ना, लैम्डा एम 0 माइनस बी रूट सी, जो मैंने कल लिखा था। डिफरेंशियल्स में ये रहता है, एनसीईआरटी में इसको कैपिटल ए ले रखा है। रिफ्रैक्शंस में इंफिनिटी रहता है, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर 0 ले रखा है। मैंने आपको बता दिया था, अगर आप इंफिनिटी यूज करते हैं तो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहना, और अगर आप 0 यूज करते हैं तो आप उसको 0 कॉन्सेंट्रेशन कहना। ठीक है, सब लोगों ने यहाँ 3 लाइन छोड़ी थी, लिख लें। कैपिटल ए डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे ही मैंने देखा कि कैपिटल ए डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एज अ स्टूडेंट यहाँ दो ऑप्शन बन सकते हैं। दो ऑप्शन क्या बन सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, तो नंबर से भी टाइप हो सकता है और चार्जेस से भी टाइप हो सकता है। तो कई जगह टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में केटायन एनायन के नंबर देख लेते हैं, और आपको यहाँ ध्यान रखना है दैट इज चार्जेस। यहाँ पर चार्जेस देखने हैं, चार्जेस ऑफ cation and anion forms by dissociation of electrolyte, forms by dissociation of electrolyte। तो जैसे हम एग्जांपल 1 लेते हैं, AlCl3, एक मैं बता रही हूँ, बाकी आप बताना। अब AlCl3 का केटायन Al है और उसका चार्ज 3+ है, तो 3, और क्लोराइड का 1 चार्ज है, तो ये 3 1 टाइप हो गया और बीच में डैश लगा। राइट, अब तुम लोग बताओ, नंबर नहीं देखने हैं, चार्जेस देखने हैं। बताओ, Al2SO4 होल राइस किस टाइप का हुआ? आपको चार्जेस देखने हैं, इस बात का ध्यान रखें, नंबर नहीं देखने। ठीक है, दिव्यांश बोलिए। मैम 3 2 टाइप, मैम 3 2 टाइप, Al2SO4 होल राइस मैम 3 2 टाइप, 3 कैटायन का चार्ज, 2 एनायन का चार्ज, 3 2 टाइप आ गया। MgSO3 मैम 2 2 टाइप, 2 टाइप, कैटायन भी 2+ है, एनायन भी 2- है। CaCl2 1 टाइप, कैल्शियम का चार्ज है +2 और क्लोरीन का 1। मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं, साइन नहीं लिखने हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 2। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसमें एक दो लिमिटेशन भी डाली है। ए डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इन अ गिवन सॉल्वेंट। ये दो चीजें फिक्स कर रखी, कांस्टेंट कर रखी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर के साथ साथ में आपका जो सॉल्वेंट है वो भी कांस्टेंट है, तब ये पॉइंट्स है। ठीक है, तो एक तो ये पेंडिंग था आपका, ये आपको होमवर्क में दिया था मैंने। एक किस पर डिपेंड करता है वो आपको ढूंढ कर लाना है। एक किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। टाइप का मतलब क्या है? कैटायन एनायन के चार्जेस। चार्जेस को मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन नहीं लिखना है, और बीच में डैश लगाना। ठीक है, तो जो एक तरह के हैं उनका ए सेम आएगा, ए ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम टाइप, सेम। अब सेम टाइप से मतलब यहाँ क्या हुआ, वही चार्जेस। तो जैसे एक MgSO4 है, एक CaSO4 है, एक BeSO3 है, तो हम देख सकते हैं ये भी 2 2 वाला है, ये भी 2 2, ये भी, तो सबके लिए जो एक ही वैल्यू आएगी वो 2 2 हो जाएगी। तो जो एक जैसे हैं, मतलब जिन जिन इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन के चार्जेस सेम लेके तुमने कॉम्बी बनाया है, उनका ए का वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा? सेम। ठीक है, ओके। अब एक वर्ड और सिखाना है, ये नोट कर लीजिए। लैम्डा एम 0 का एक नाम तो मैंने आपको कल बताया था, मोलर कंडक्टेंस एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब इसका मैं एक और नाम बता रही हूँ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस।
ये भी इसका एक नाम है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो इसी नाम से हम कॉलराउश लॉ का स्टेटमेंट बनाएंगे। लिख लीजिए आप लोग ये पूरा एग्जाम्पल्स लिख दीजिए सारे, और कल जहाँ लिखा हुआ तैयार है नया मत लिखना, जहाँ कल का लिखा हुआ तैयार है ना वहीं पर ऐड कर लो। लैम्डा एम जीरो का नाम कल तुमने लिख रखा है, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, वहीं पर ऐड कर लो। एक और नाम चलता है इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अब कल की क्लास पता नहीं एंड में 4-5 बच्चे चले जाते हैं, वो गलत है बच्चों, आखिरी मोमेंट तक पढ़ाई ही चलती है ना, तो ऐसे लीव मत किया करो बीच में। अब एंड में 4-5 बच्चे मुझे कम दिखे थे, तो अब वो लोग कैसे करोगे? एंड में मैंने कॉलराउश की स्टेटमेंट लिखना ही सिखाया था, तो जैसे मैंने आपको कल ये दिया था पहला, जो बच्चे क्लास में थे उन्होंने तो प्रैक्टिस करी हुई थी। तो यहाँ से कॉलराउश लॉ कौन बना सकता है, जबकि लैम्डा एम जीरो का ये नाम मैंने आपको नया दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसी को आप यूज करना। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगी कि अगर आपका एसिटिक एसिड का ये सॉल्यूशन है यहाँ पर, और ये अभी गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसकी लैम्डा एम कितनी होगी सोचिए। और यही अगर आपके एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया गया है, इतना डाइल्यूट कि इसके आगे डाइल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, बताइए तब इसकी लैम्डा एम कितनी होगी? क्या दोनों समय लैम्डा एम सेम होगी या दोनों समय लैम्डा एम डिफरेंट होगी? शायद यहीं पर आप समझ सकते हैं हमने लॉ का जो नाम रखा था कल, वो रखा था कॉलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये नाम मैंने आपको रखा है, कॉलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कॉलराउश लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के समय का लॉ है। तो अब आप सोच के बताइए, यहाँ पर जो लैम्डा एम आएगा और यहाँ पर जो लैम्डा एम आएगा, ये सेम आएगा या अलग अलग आएगा? एसिटिक एसिड यहाँ है, एसिटिक एसिड यहाँ है, फर्क सिर्फ मैंने एक रखा है, ये गाढ़ा सॉल्यूशन है, ये पतला है। सोच के बताइए, क्या दोनों का मोलर कंडक्टेंस सेम आएगा या थोड़ा फर्क आएगा? ये अपने को सोचना है। अश्मी बोलो। मैम जो इनफाइनाइट वाला है उसका हाईएस्ट आएगा, क्योंकि वहां पे आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। बस ये मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ भी 1 मोल है और यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी एसिटिक एसिड है, यहाँ भी एसिटिक एसिड है, यहाँ भी टेम्परेचर 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 1 लीटर वाटर है। हाँ, यहाँ पर वाटर ही है, लेकिन नो डाउट वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो 100 लीटर मान लो। अब मुझे बताओ, सॉल्वेंट सेम, सॉल्यूट सेम, टेम्परेचर सेम, सॉल्यूट का अमाउंट भी सेम, सॉल्यूट से मिलने वाले आयंस भी सेम, फिर क्या फर्क है? क्या फर्क है मैम? डाइल्यूशन का फर्क है। डाइल्यूशन बढ़ने से एक डाइल्यूशन लॉ लग जाएगा। यस मैम। डाइल्यूशन लॉ लगने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, क्योंकि ये तो वीक होते हैं, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो आयंस बढ़ेंगे। और दूसरी बात, और मैम जो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी फैक्टर्स करे थे मैम, वो फैक्टर्स तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी वर्क करेंगे, तो अगर डाइल्यूशन बढ़ जाएगा तो मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो जब तक ये आपका कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, तो एसिटेट आयन को जाने से H रोकेगा, H को जाने से एसिटेट रोकेगा। लेकिन जब आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, इनफाइनाइट का मतलब ये जितने दूर रह सकते थे वो मैंने इसको सिचुएशन प्रोवाइड कर दी, तो उस समय में कोई किसी को नहीं रोकेगा। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तो आयन का इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलता है, कोई किसी में हिंड्रेंस रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता, यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन के समय होता है। तो याद कर रखें, कोई गाढ़ा सॉल्यूशन हो तब भी तो मैं आपको एसिटेट आयन और H आयन की कंडक्टेंस दे सकती हूँ। क्या इस समय भी आप इन्हें जोड़कर ये बना सकते हैं? बताइए, क्या इस समय भी आप इन्हें जोड़कर ये बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि अभी ये गाढ़ा है, ये जितनी मोबिलिटी रखता है ये उतनी नहीं दिखा पा रहा है, ये जितनी रखता है नहीं दिखा पा रहा है,
इसलिए अभी जो सम आएगा वो कम आएगा, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका होगा तो इसकी और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उनसे ये मूव कर रहे होंगे और उन्हीं को जोड़कर आके निकाल सकते, ठीक है। तो यहां से स्टेटमेंट बना लीजिए, व्हाट इज कोलराउच लॉ, स्टेट कोलराउच लॉ क्वेश्चन आएगा। पहले इसको पढ़िए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये दिया नया वर्ड मैंने, किसकी, मैंने कहा था बनाया वीक के लिए गया है पर अप्लाई दोनों पर होता है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अप्लाई दोनों पर होता है, बनाया वीक के लिए गया था, एप्लीकेबल दोनों पर होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, वीक नहीं लिखा है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, आज आपको नाम दिया है इसका नया, लैम्डा एम जीरो का। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसकी, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वैसे इसी में शामिल है, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बात ही उस समय की है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, यहाँ तक लिख दिया, इज आ गया, अब सम लिखना है, सम ऑफ, अब मैं जो वर्ड लिख रही हूँ वो देखना, क्या लिख रही हूँ और क्या नहीं लिख रही हूँ वो आप मुझे सोच के बताना कि क्या गलती है। इज सम ऑफ आयोनिक कंडक्टेंसेस ऑफ आयंस, एक तो ये लिखा, एक स्टेटमेंट तो ये आया कि सम ऑफ आयोनिक कंडक्टेंसेस, बताया था ना नाम मैंने, ये मोलर कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल है, और ये आयंस की कंडक्टेंस है, तो इसका नाम आयोनिक कंडक्टेंस है, तो मैंने लिखा इज द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टेंसेस ऑफ आयंस, और दूसरा मैं लिख रही हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन electrolyte is sum of individual contributions of cation and anion of electrolyte। कोई बताना चाहेगा ये दोनों एक ही हैं या कुछ फर्क है? क्या बताना चाहेंगे ये दोनों सेम है या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बोलो। मैम सेम है, सेम है क्योंकि कंडक्टेंस, हाँ बोलो। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल कंडक्टेंस कह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं कैटायन और एनायन का, तो हम उनकी कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब और किसने हाथ खड़ा करना है, और कोई बताना चाह रहा है? सोच के देखिए, दोनों वर्ड्स को सोच के देखिए, अगर कोई डिफरेंस आपको कैच हो रहा है तो। अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उससे तुम पकड़ लोगे इसे। लैम्डा एम जीरो ऑफ CaCl2, ठीक है, तुम्हें निकालना आता है, कल सिखा दिया था मैंने। अब मैंने तुम्हें कहा कैल्शियम आयन की जो आयोनिक कंडक्टेंस है वो 200 पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और क्लोराइड आयन की जो मोलर कंडक्टेंस है दैट इज 20, और ये ज्यादा है, दैट इज 300 पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोचिए, मैंने आपको आयोनिक कंडक्टेंसेस दे दी, मैंने कैल्शियम की वैल्यू दे दी, मैंने कल आपको कहा था ना लिस्ट में सारी वैल्यूज होती है, मैंने आपको कैल्शियम आयन की वैल्यू दे दी, मैंने आपको क्लोराइड की वैल्यू दे दी, और मैंने आपसे CaCl2 की पूछी है। आप बताइए, अब अगर आपका दिमाग चला कि ये सेम वर्ड्स हैं या अलग अलग वर्ड्स हैं, बोलो अक्षांश। मैम ये अलग अलग होंगे मैम, क्योंकि अगर अपन ने इनको सिंपल प्लस कर दिया तो मैम बाद में जैसे अपन इसको ट्वाइस करते मैम, क्योंकि Cl2 में मैम ट्वाइस करने पड़ेगी इसकी। अब नीचे वाले वर्डिंग देखो, एंड मैम यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ कैटायन एंड एनायनिक एनायन के इलेक्ट्रोलाइट के हैं, तो मैम इसके अंदर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन और एनायन आने का मतलब क्या, वो उसके नंबर से इनटू हो चुका है। यस मैम, ये फर्क है, बात आई समझ में? तो ये बात का डिफरेंस है कि अगर आप कहते हैं कि इट इज द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टेंसेस, तो आपको तो सामने वाला कैल्शियम की और क्लोराइड की देगा, आयंस की देगा, और आयन की कंडक्टेंस का नाम ही आयोनिक कंडक्टेंस है। लेकिन जब आप इसके 1 मोल में देखोगे
तो क्या आप देख पा रहे हो कि कैल्शियम का तो एक ही आयन आएगा, पर क्लोराइड के यहाँ पे 2 आयन आएंगे। तो अब कैटायन का टोटल कंट्रीब्यूशन 200 है और एनायन का जो टोटल कॉन्ट्री आ रहा है वो 2 × 300 आ रहा है, क्योंकि एक मोल से 2 आयन बन रहे हैं। तो आई थिंक आप यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं कि ये मत करना कभी भी कंडक्टेंसेस का सम नहीं करना, कॉन्ट्रीब्यूशंस का सम करना है। और कंट्रीब्यूशन में उसकी वैल्यू उसके नंबर से मल्टीप्लाइड होती है बच्चों। तो आपके बुक में ऐसा एक पैटर्न बना रखा है, लैम्डा एंड जीरो किसी की भी निकालनी हो तो उसके कैटायन की मल्टीप्लाई बाय उनका नंबर, ये एक ऐसा न्यू टाइप सिंबल ले रखा है नंबर्स के लिए, और प्लस एनायन की खुद की कितनी वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय उसका नंबर। तो इस वर्ड को कंट्रीब्यूशन से कवर करोगे ना, वरना कैसे बोलोगे भाई, ये तो बोल नहीं सकते कि इट इज अ सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स नंबर फॉर्म बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड, अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सबको कॉलराउश ने सम अप करके क्या वर्ड लिख दिया कंट्रीब्यूशन। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये गलत है, स्टेटमेंट लिख लीजिए कॉलराउश लॉ का। कॉलराउश लॉ का स्टेटमेंट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, limiting molar conductance of an electrolyte is sum of किसका individual contributions, is the sum of किसका individual contributions, किसके contributions of cation and anion of that electrolyte। ठीक है, limiting molar conductance of an electrolyte is sum of individual contributions of cation and anion of that electrolyte, right? अब ये वाला भी लिख लो जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। if an electrolyte gives mu plus cation and mu minus cation anions, then lambda m0 of that electrolyte is equal to उसके कैटायनिक पार्ट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय उनका नंबर प्लस उनके एनायन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय उनका नंबर। सही है, कैटायन का नंबर क्या है लैम्डा प्लस न्यू प्लस एनायन का नंबर क्या है न्यू माइनस लैम्डा मोलर कंडक्टेंस एट 0 concentration of cation मल्टीप्लाइड बाय उसका नंबर लैम्डा मोलर कंडक्टेंस एनायन एट 0 concentration मल्टीप्लाइड बाय उसका नंबर। ठीक है, लैम्डा प्लस 0 लैम्डा माइनस 0 आर आयोनिक कंडक्टेंसेस, उनका सम हम कभी नहीं करते। आयोनिक कंडक्टेंसेस ऑफ cation and anion respectively। ठीक है, इसको खोल सकते हो ना, आयोनिक कंडक्टेंस वर्ड नहीं आए तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ cation एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, चाहो तो लिख लो, ये भी लिख पा रही हूं। लैम्डा प्लस 0 का एक और नाम लिख दो, लैम्डा का नाम लिखो पहले मोलर कंडक्टेंस, 0 का नाम लिखो एट 0 concentration और किसकी है वो लिखो ऑफ कैटायन। पढ़ने में आ रहा है ना सब बच्चों, लैम्डा पढ़ने में आ रहा है मोलर कंडक्टेंस, 0 पढ़ने में आ रहा है एट 0 concentration प्लस पढ़ने में आ रहा है ऑफ कैटायन, सिमिलरली ये एनायन का है और मल्टीप्लाई करना है उनके नंबर से, तब टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आएगा। डिबाया का लॉन्से का इक्वेशन हो गया, कांस्टेंट की बात हो गई,
कोलराउश का स्टेटमेंट आ गया सब कुछ। अब आप चाहो तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि कोलराउश लॉ आया कैसे, मतलब कोलराउश इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, है ना। तो अगर आप लिखना चाहें हाउ, तो ये भी मैं लिखवा देती हूँ आपको। बुक में 2 लाइन में दे रखा है, अपन चाहे इसे समझ सकते हैं कि कोलराउश इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उन्होंने आयंस की कंडक्टेंसेस को उनके नंबर से इनटू करके हमें निकाल के दे दिया। कैसे कोलराउश इस कंक्लूजन तक पहुंचे? जैसे आप जानते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल आने से पहले, रदरफोर्ड का मॉडल आने से पहले उनका अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर कुछ ऑब्जर्व होता है, फिर मॉडल बनता है। उसी तरह से हर लॉ में ऐसा ही होता है। वो तो कोर्स के हिसाब से हम कहीं बता पाते हैं, कहीं नहीं। तो कोलराउश ने भी पहले कुछ प्रैक्टिकल्स किए हैं, उसके बाद उन्होंने अपना लॉ दिया। तो कोलराउश ने क्या किया था, देखना समझना, उन्होंने दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पेयर बनाए थे। सुनना, एक पेयर में उन्होंने 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रखे और उसमें एक आयन कॉमन रखा, और जिस आयन को जिससे बदला, हर पेयर ने उस आयन को उससे ही बदला। फिर रिपीट करती हूँ। नंबर 1, उन्होंने 2 स्ट्रॉन्ग, पहली बात स्ट्रॉन्ग लेने हैं। वीक के लिए रूल बनाना है, लेना स्ट्रॉन्ग को है, क्योंकि वीक की तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के दोनों के पेयर बनाए, है ना। 2 ही लेने हैं इसमें। हालांकि आप सोचेंगे पेयर में 2 ही तो होते हैं, पर कई बार केमिस्ट्री में देखा गया है कि 3 या 4 का लेके भी किया है, हायर क्लासेस में आता है। तो पेयर में इन्होंने 2 लिए, पहली बात। दूसरी बात, एक आयन कॉमन रखा, वो आपकी मर्जी जो रखो। एक आयन कॉमन रखना है, वो जो मर्जी पड़े रखो, लेकिन जिसको जिससे बदलोगे उसको हमेशा उससे ही बदलोगे। तो अगला पेयर क्या मैं ये बनाऊं, बोलो। ये कॉमन है और जिसको जिससे बदला उसको उससे ही बदला। आई थिंक आप समझ गए। ये बना दीजिए, आई कॉमन रख लो, लेकिन इसको इससे ही बदलना। अब ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, यहां मैंने एनायन को कॉमन रखा, आप कैटायन भी रख सकते हैं। जैसे इधर आप ये कर सकते हैं, कैटायन को कांस्टेंट रख दो। तो मैंने K को फिक्स कर दिया। अब मैंने KCl लिया, KBr लिया, तो अब मैंने Na को फिक्स कर दिया, तो उसी को उसी से बदलूंगी। अब मैंने लिथियम फिक्स कर दिया, तो उसी को उसी से बदलूंगी। पेयर कैसे बनाना है वो चेक कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे, और कल हमने कल ऑनसेकर की ग्राफ से सीखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m और रूट c का जो ग्राफ है वो इस तरह का आता है। और हमने कल सीख लिया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो ग्राफ इस तरह का आता है, लैम्डा m और रूट c का, तो हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करके इनका लैम्डा m0 फाइंड कर सकते हैं। तो कोलराउश ने कहा मैंने सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं जिनका लैम्डा m0 ग्राफिकली आ सकता है। तो सपोज इसका लैम्डा m0 100 आया और इसका लैम्डा m0 150 आया, तो ये डिफरेंस आया 50। फिर इसका निकाला 200 आया, इसका निकाला 250 आया, डिफरेंस आया 50। इसका 400 आया, इसका 350 आया, डिफरेंस आया 50। इस सेम डिफरेंस ने उन्हें कुछ सोचने को मजबूर किया। सोच के बताइए कि सेम डिफरेंस से अब जो हम तो पहले ही सीख चुके हैं कोलराउश लॉ, वो आएगा या नहीं आएगा कि ईच आयन कंट्रीब्यूट टू एग्जैक्ट अमाउंट, और अच्छा वर्ड लिख लेते हैं, डेफिनेट अमाउंट। क्या लिखा, ईच आयन कंट्रीब्यूट्स बाय definite amount in total conductance। कोलराउश क्या कह रहे हैं कि हर आयन, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत यहीं से है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और चीज उसी समय की है। ये भी तो लैम्डा m0 ही बोले ना सबके, एक्स्ट्रापोलेट करके। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तो ईच आयन कंट्रीब्यूट बाय अ डेफिनेट अमाउंट इन टोटल कंडक्टेंस which depend only on nature of that ion। ये सब आपके बुक में लिखा हुआ नहीं, रिफ्रेशर्स में ये सारे पैराग्राफ रहते हैं, जो सिर्फ उस आयन के नेचर पर डिपेंड करता है
not depend on nature of ion with which it is associated. क्या लिखा बताइए? और राउश ने अपने इन ऑब्जर्वेशन से एक ही कंक्लूजन निकाला कि हर आयन का एक फिक्स रोल चल रहा है और वो उसके अपने नेचर पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो एसोसिएटेड किसके साथ है। जरा चेक करके बताइए कि बैठ रहा है क्या। KCl 100, NaCl 150, डिफरेंस इतना, फिर डिफरेंस इतना ही, फिर डिफरेंस इतना ही। ये सेम डिफरेंस आना उन्हें किधर मोटिवेट कर रहा है, सोच के देखिए। हर बार डिफरेंस का सेम आना इस कंक्लूजन तक उन्हें कैसे ले गया, बताइए, सोचिए सोचिए, और स्टूडेंट्स भी सोचिए, हर बार डिफरेंस के सेम आने से ये कंक्लूजन कैसे निकलेगा, बोलो अश्विनी। हम इसमें ऐसा हो रहा है ना कि जैसे KCl और NaCl में अगर 50 का डिफरेंस आ रहा है, फिर हमने Cl को Br से चेंज कर दिया, तो वैल्यूज तो बदल गई, जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यूज थी वो तो बदल गई, लेकिन डिफरेंस अभी भी 50 आ रहा है। मतलब K और Na के जो इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें 50 का ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्योंकि एक आयन तो कांस्टेंट चल रहा है ना, Yes, एक आयन ma'am. तो कांस्टेंट है। तो अब जैसे Cl है, अब Cl की अज्यूम कर लो, वैल्यू लेट कर लो, कोई और स्टूडेंट हाथ खड़ा करो, वैल्यूज लेट करते जाते हैं और करते हैं। चलो ठीक है अश्मी, तुम ही करो, वैल्यूज लेट करते जाते हैं और डिफरेंस निकालते जाते हैं, ठीक है। क्लोरीन का कुछ लेट करो, 100 टोटल रखा मैंने उस हिसाब से। क्लोरीन का ओपन कर लेते। 100 टोटल। Yes, ma'am. तो K का 50 आ गया। अब Yes, Cl ma'am. का यहाँ भी क्या रखूंगी, 50 50, और ये 150 है, तो Cl Na का कितना आ गया, 100। 100। तो ये तो 50 कॉमन है, तो एक्चुअली में ये जो डिफरेंस है वो इन्हीं दोनों का डिफरेंस है, एक तरह से 50, ठीक है। अब अगले में आओ, अब K की तुम फिक्स कर चुकी हो 50 और Na की फिक्स हो चुकी है 100, अब ये 200 है, बोलो। मैम Br की 150 हो जाएगी हाँ, और इसकी भी 150 होगी, Br ही है। डिफरेंस सेम है तो पक्का है बैठेगी सेटिंग। तो अब यहाँ पे भी देखिए Yes. Br की कांस्टेंट वैल्यू चल रही है और K और Na की कांस्टेंट रखी, तभी तो डिफरेंस सेम आया। मैंने K और Na की वापस तुमसे 50 और 100 ही रखवाई ना, तो तुमने वो ही वैल्यू रखी और दूसरा आयन कांस्टेंट था, तो वापस जो डिफरेंस आया वो K और Na का ही आ गया। Yes, सही है। ma'am. तो अपने आप ये प्रूव हो Yes, गया ma'am. कि भाई पहले वाले केस में KCl से जुड़ा था, तब भी उसका वैल्यू 50, और अगले केस में K प्लस Br से जुड़ा है, तब भी उसका वैल्यू 50। कैसे? क्योंकि डिफरेंस सेम है, एक आयन तो कॉमन चल रहा है, तो Cl यहाँ 100 दे रहा है तो यहाँ भी 100 दे रहा है, तो डिफरेंस इन दोनों का था। Br यहाँ 50 दे रहा है तो यहाँ भी 50 दे रहा है, तो डिफरेंस इन दोनों का था। अब डिफरेंस सेम आने का मतलब K को चाहे मैं इससे जोड़ूं चाहे इससे जोड़ूं चाहे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन किया कि K प्लस कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो K प्लस का नेचर है, उसका साइज है, उसकी मोबिलिटी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लोराइड से जुड़ा है या वो ब्रोमाइड से, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, हर आयन इंडिपेंडेंट हो चुका है, मैक्सिमम दूर हो चुका है, अब दूसरा पहले को अफेक्ट कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रोलाइट के कपल्स बना के और उनका डिफरेंस निकाला गया, एक आयन कॉमन रखा गया और जिसको जिससे बदला हर पेयर में उसको उससे बदला। तो यहाँ मैंने एनायन कांस्टेंट रखे, तो K को Na से बदला हर बार, यहाँ मैंने कैटायन कांस्टेंट रखे, तो Cl को हर बार Br से बदला और डिफरेंस मुझे सेम देखने को मिला। यहाँ से कोलराउश ने, ये मेन लॉ है इसका, और फिर वो तो अप्लाई करने वाली बात है कि लैम्डा क्या हो गई, एनायन और कैटायन के कंट्रीब्यूशन का सम, ये मेन है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion contribute by definite amount in total conductance, which depends only on the nature of that ion, not depends on the nature of ion with which it is associated. किसके साथ जुड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लिखिए
कोलराउश लॉ कैसे आया लिख लीजिए, क्योंकि 2 लाइन में तो बुक में दे ही रखा है, बहुत डिटेल में नहीं है, तो लिखना तो होगा। लिखिए हाउ, कोलराउश लॉ कैसे आया, हाउ। बुक के ही वर्ड्स लिखवा देती हूँ, लिखो कोलराउश determined lambda m0 values. Kohlrausch determined lambda m0 values for a number of strong electrolytes. Number of strong electrolytes, and observed certain regularities, कुछ regularities को observe किया, and observed certain regularities। थोड़ा बुरा दे रखा है, लिखते हैं पहले इसका, लिखते हैं he noted that, ठीक है अब मैं सही कराती हूँ, इसे लिखिए ऐसे लिखिए आप, नोटेड वर्ड हटाइए, he made pair of two strong electrolyte, he made pair of two strong electrolyte having one ion common, एक आयन तो उसने कॉमन रखा, and in each pair other ion, एक आयन तो कॉमन है, अब जो दूसरा आयन बचा other ion is always replaced by same ion। समझना बेटा, he made pair of two strong electrolyte having one ion common, एक आयन तो कॉमन कर दिया, and in each pair, जितने भी पेयर, एक पेयर में तो कहना ही पेयर को ये दो तो मिनिमम बनाने ही पड़ेंगे, and in each pair other ion जो बचा is always replaced by same ion, एक कॉमन है जो जिससे हटा हर बार वो उसी से हटा, and he determined lambda m0 for these strong electrolyte graphically। सबको मालूम है कोलराउश तो अब निकलेगा, अभी तो ग्राफ के अलावा कोई मैटर ही नहीं है, ग्राफिकली ये तो प्रैक्टिकल हुआ है ना, ये तो प्रैक्टिकल हुआ, अब प्रैक्टिकल होता है तो ऑब्जर्वेशन भी होती है, और ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन होता है। अब ऑब्जर्व क्या किया उन्होंने, he found that difference of lambda m0 of two member of one pair is always same। चेक कर लीजिए वर्ड्स, डिफरेंस देखना है किसका, लैम्डा m0 का, किसके, दो मेंबर्स एक पेयर के जो थे, और फिर दूसरे का देखा, फिर तीसरे का देखा, he found that difference of lambda m0 of two members of each pair is always same। ये पहला पेयर, इनका डिफरेंस 50 आया, ये दूसरा पेयर, इसका भी 50, तीसरा इसका भी। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हुआ, अब आएगा कंक्लूजन। So he concluded that, यहाँ से so he concluded that at infinite dilution, बहुत बढ़िया आपका सेट हो गया, कंप्लीट आ गया, क्या किया, क्या देखा और क्या सोचा, और फिर कोलराउश लॉ फाइनली क्या बना, वो वर्ड्स आपके पास आ ही गए हैं।
he concluded that at infinite dilution each ion contributes by definite amount in total conductance. अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, each ion is having a definite conductance, ऐसे भी लिख सकते हैं. Each ion contributes by a definite amount in total conductance which depend only on nature of that ion, जो सिर्फ उस आयन के नेचर पर डिपेंड करता है. which depend only on nature of that ion, not on nature of ion with which it is associated. बहुत सारे बच्चों को ये ध्यान नहीं होगा, लिख देती हूँ with which it is associated, किस जिससे वो जुड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा. वो खुद क्या है, केवल एक ही बात मैटर करेगी. ठीक है, अब एग्जांपल लिखूं. NaCl KCl डिफरेंस 50, Br Na से K ही हटाना है 50, फिर लिख दो डिफरेंस से. ठीक है, कैटायन वाला भी कर लो. Na Cl Br K Cl Br. लैम्डा m 0 का डिफरेंस 60 डिफरेंस से. ठीक है, लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए. अब हम पढ़ेंगे कॉलराउश लॉ की एप्लीकेशंस. काम किसमें आता है? ड्रॉपर्स के और 12th वाले बच्चे जो अभी जेई देंगे उनकी मैं केमिकल बॉन्डिंग की टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ. अगर आपकी बैच में से किसी को देने हो तो मुझे बता देना, पर्सनल व्हाट्सएप कर देना. आपके बैच में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग की टेस्ट देना चाहे. केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ चैप्टर है और ऐसा नहीं होता है इसमें कि रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे. पजान्स रूल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, सब कॉमन होता है. वेस्पर थ्योरी है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, सब जानते हो तुम क्या होता है. इसमें तो जितने क्वेश्चन करते हैं उतना सीखने का मौका होता है. मेल्टिंग पॉइंट से जमाइए, बॉइलिंग पॉइंट से जमाइए, शेप्स बताइए, बॉन्ड एंगल से जमाइए, बॉन्ड एनर्जी से जमाइए, कोवलेंट कैरेक्टर से जमाइए, डाइपोल मोमेंट में आयोनिक कैरेक्टर से जमाइए, हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये सब प्रैक्टिस कराऊंगी. 3-4 टेस्ट होंगे. तो आपके बैच में देना चाहें, टेस्ट भी होगा, टेस्ट का करेक्शन भी होगा पूरा. आपके बैच में से कोई देना चाहे तो बता देना. ठीक है, हो गया सबका. चलिए नेक्स्ट लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ कॉलराउश लॉ. नंबर 1 जिसके लिए बनाया था, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा m 0 ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. इसी के लिए तो बनाया था.
डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा m0 ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसी के लिए ये लॉ बनाया था और निकाल भी दिया इवन हमने। तो यहाँ पे क्या दो मेथड्स होते हैं, ए लिखिए, वी नो वैल्यूज ऑफ आयोनिक कंडक्टेंसेस, हमें आयोनिक कंडक्टेंसेस की वैल्यू नोन हो या फिर हमें गिवन हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमें निकालना है ये, राइट। तो मुझे आयोनिक कंडक्टेंसेस गिवन है, तो इसका एनायन हो गया ये और कैटायन हो गया ये, इनको जोड़कर मैं निकाल लूंगी, सिखाया जाता है। सपोज मैंने लिया ये, अब मुझे आयोनिक कंडक्टेंसेस की वैल्यूज नोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले कैटायन की फिर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, 2OH बनेंगे तो 2OH बनेंगे पर मोल। तो पहला मेथड तो यही है जो गोल्ड-राउश लॉ खुद ही है कि भाई आपको आयंस की कंडक्टेंसेस नोन हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उनका सम कर लो, आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इफ आयोनिक कंडक्टेंसेस आर नॉट नोन, कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे आयंस फंस गए जिनकी लैम्डा m0 नोन ही नहीं थी, तो फिर क्या करना, इफ आयोनिक कंडक्टेंसेस आर नॉट नोन देन, सुनिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड पार्ट, देन चूज 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक के लिए तो स्ट्रॉन्ग की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लैम्डा m0 ग्राफिकली आ सकते हैं। अब वो 3 कैसे चूज करते हैं वो सीखिए, ये मेरा टारगेट है। सारे लिखने लैम्डा, मोलर, जीरो कंसंट्रेशन इसकी। अब प्रॉब्लम ये आके फंस गई कि इसके अंदर जो आयंस थे एसीटेट आयन और H आयन, उनकी वैल्यूज मेरे पास अभी नोन नहीं है, अब क्या करें। तो इसका जो पहला आयन है उसका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरेट करना पड़ेगा। तो पहला आयन इसका एसीटेट है और एसीटेट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए आप उसमें Na जोड़ दो, तो ये सॉल्ट हो गया और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो पहले उसकी लैम्डा m0 ले आओ ग्राफिकली। अब इसका दूसरा आयन कौन है, H+, उसका स्ट्रॉन्ग बना लो, तो H का स्ट्रॉन्ग HCl बना लो, उसकी ग्राफिकली निकाल के ले आओ लैम्डा m0। और एक्स्ट्रा तुमने क्या क्या लिए, तो तुमने एसीटेट में Na एक्स्ट्रा लिया और H+ में Cl एक्स्ट्रा लिया, उन एक्स्ट्रास का मिला के एक तीसरा बनाना पड़ेगा और वो बनेगा NaCl, वो भी स्ट्रॉन्ग है, उसका लैम्डा m0 लिया ग्राफिकली। अब जो तुम्हारे रेस्पेक्टिव आयंस हैं उनके वाले इलेक्ट्रोलाइट का तो लैम्डा जोड़ो, तो तुम्हारा पहला आयन ये है, इसका वाला ये है, दूसरा आयन ये है, इसका वाला ये है, उनके तो लैम्डा m जोड़ो और जो एक्स्ट्रा वालों का बनाया उसका लैम्डा घटा दो, तो ये आंसर भी यही आएगा। प्रूव करके देखिए, देखो ये तुम्हारा सोडियम एसीटेट है, आपको मालूम है किसी का भी जीरो कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस आयंस का कंट्रीब्यूशन होता है, इसको जोड़ो CH3, इसको तोड़ रही हूं मैं गोल्ड-राउश लॉ से, ये दोनों आएंगे नहीं आएंगे बोलो, इसके दो आयंस ये है नहीं है, एसीटेट आयन और Na का समी इसका होगा प्लस, इसको तोड़ो, इसके दो आयन क्या क्या है H+ और Cl-, उनको जोड़ लो, है ना। अब तीसरा है NaCl और माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, इसके दोनों आयंस माइनस ब्रैकेट खोल रही हूं। अब जो जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, तो ये कट गया और ये कट गया। अब आप देख लो क्या बचा, एसीटेट और H आयन ही बचा, और एसीटेट और H आयन को जोड़ोगे तो बताओ एसिटिक एसिड आएगा नहीं, तो ये वही आंसर आएगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया। तो एक रास्ता तो होता है कि मुझे आयंस की कंडक्टेंसेस गिवन हो, तो आप आयंस की कंडक्टेंसेस को जोड़ लो तो इलेक्ट्रोलाइट की हो जाएगी, और दूसरा ऑप्शन होता है कि उसके पहले पार्ट का एक स्ट्रॉन्ग बनाओ, दूसरे पार्ट का स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक्स्ट्रास का तीसरा स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो उसके रिस्पेक्टिव आयंस के स्ट्रॉन्ग है उनको तो जोड़ो और जो एक्स्ट्रा वाला है वो घटाओ, तो ऑटोमेटिकली वो उसी के आयंस की ही वैल्यूज बचेंगी और वो उसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लिखिए, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपसे बनवाते हैं अलग अलग के लिए।
ये वाला लिख लो, फिर आप बनाना होगा। बी का ये एग्जाम्पल 1 कर लो, अब बी का एग्जाम्पल 2। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो 2 आयंस आपको दे रखे हैं, कौन कौन से 2 आयंस दे रखे हैं? अमोनियम आयन और OH आयन। उनकी आयनिक कंडक्टेंसेस मेरे पास नहीं है। अब आप क्या करेंगे? कौन से 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे? किसका लैम्डा जोड़ेंगे और किसका घटाएंगे? बताइए। 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको चूज करना। कौन से काम में लोगे? पहले ये लिख लो। वापस से बताऊं, एसिटिक एसिड के आयंस की गिवन हो तो ए मेथड काम में ले लो, आयंस की गिवन नहीं होगी तो 3 स्ट्रॉन्ग लेने हैं। न्यूमेरिकल होगा तो बना के देगा, और बोर्ड है तो ऐसे मेथड पूछ सकता है। और न्यूमेरिकल में तो 3 मिलेंगे। अब 3 मिलेंगे तो उसमें ये समझदारी रखनी है कि किनको जोड़ना है, किसको घटाना है। तो उसके अंदर के आयंस वाले जोड़ने और एक्स्ट्रा आयंस वाला घटाना है ना, तो निकल जाए। ठीक है, ये प्रूव करके दिखाया है मैंने। समझ आया ना प्रूफ? और लॉ में यही तो पढ़ा, किसी का कंडक्टेंस उसके आयंस का सम होता है। वही तो खोला है मैंने, और फिर प्लस माइनस कट करना है वही। यहाँ पर ये, हाँ ठीक है। कौन बताना चाह रहा है? 5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, बहुत बढ़िया। बताओ आयुष। मैम इसमें फिर एक NH4Cl बन जाएगा और एक मिनट अब बोलो। यस मैम। मैम इसमें पहले Na और Cl को अपन जोड़ेंगे तो NH4Cl एंड NaOH एंड NaCl। बहुत सही। पहला तुमने NH4 आयन को लेके अमोनियम क्लोराइड बना लिया। यस मैम। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर दूसरा आयन OH है, इसको लेके क्या बना रहे हो? मैम NaOH। NaOH बना लो, KOH बना लो, कुछ भी, और Yes, उसका लैम्डा निकाल लो। फिर एक्स्ट्रा, इसमें क्या एक्स्ट्रा आया अमोनियम के? मैम क्लोरीन और इसमें OH के एक्स्ट्रा क्या आया? मैम यस मैम Na। एक्स्ट्रा। अब तीसरे में सोचना नहीं है, तीसरे में तो एक्स्ट्रास जो है उनको लेना। अब किनको जोड़ना है? मैम शुरुआत के 2 को जोड़ना, एक को माइनस करना लास्ट में। अब देखो, जब तुम न्यूमेरिकल करो जेई नीट में, तो ये उम्मीद मत करना कि तुम्हें शुरुआत में 2 वही 2 मिलेंगे। हाँ, क्योंकि हम तो बनाते समय उसी हिसाब से बना रहे हैं, पर वहां पे वो आगे पीछे कर सकता है। तो पहले इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। पहला वो लेना है जिसमें पहला आयन, मतलब कोई भी आयन है। दूसरा वो जिसमें इसका दूसरा हो, और तीसरा इनके एक्स्ट्रास वाला। तो ये बाय डिफॉल्ट मत मान के चलना कि ये फ्लो में ही तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3। बनाइए। थर्ड, BaOH होल्ड ट्वाइस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑलवेज रिमेंबर, सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग। देखिए, जिसमें H होता है वो एसिड है, जिसमें OH होता है वो बेस है, और जिसमें ना H हो ना OH हो वो सॉल्ट। तो सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बहुत मदद करता है। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आर्या बताओ। मैम एक हम ले सकते हैं NaOH होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH होल ट्वाइस। Na कब से OH होल्ड ट्वाइस होने लग गया? सॉरी NaOH, सॉरी NaOH। तो एक तो तुमने OH वाला जो सोचा वो NaOH सोचा है, और यस मैम। और OH को रिप्लेस करके, OH तो आ गया, दूसरा आयन बेरियम है। हाँ यस मैम। तो SO4, BaSO4। ये SO4 को थोड़ा अवॉइड ही करो, PPT होता है उसका, तो वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। BaSO4 को क्लोराइड आयन, ना लो। तो मैम क्लोराइड आयन ले सकते हैं। BaCl2। अब यहाँ कौन एक्स्ट्रा है? यहाँ पे क्लोरीन है। ये तो लेना ही था, क्लोराइड एक्स्ट्रा है। यहाँ कौन एक्स्ट्रा है? यहाँ पे सोडियम। OH तो लेना ही था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का मिला के क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा NaCl।
उसको घटाना है। तो ये नंबर्स चेक करो, बेरियम एक ही चाहिए पर OH 2 चाहिए, उसी के लिए तो तुमने OH ऑल्टराइज कर दिया था, तो OH तुम्हें 2 चाहिए, तो NaOH कितने लेने पड़ेंगे? 2। दो बार ले लो तो 2 OH आ जाएंगे, पर इस चक्कर में Na2 आ जाएंगे, और इधर 2 क्लोराइड को भी तो काटना है, तो NaCl भी कितने लेने पड़ेंगे? 2। 2 यस मैम। 2 Na से 2 Na कट जाएंगे, 2 क्लोरीन से 2 क्लोरीन, OH 2 आ जाएगा, हो जाएगा। तो Yes, नंबर्स की भी सेटिंग करनी पड़ेगी, है ना। अब एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन। तो लैम्डा M0 सबसे पहले BaCl2 का आएगा, मेरा पहला आयन, उसमें जुड़ेगा मेरे दूसरा आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट OH वाला, वो NaOH है, पर मुझे 2 OH चाहिए, तो फॉर्मूला ट्वाइस नहीं करते हैं, नंबर आगे 2 लगा दो। अब मुझे इसमें से घटाना है एक्स्ट्रा बनाया मैंने NaCl, लेकिन मुझे तो 2 Na और 2 Cl काटने हैं, तो इसका आई थिंक क्लियर है सबको। पहले रफली इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड, न्यूमेरिकल में तो गिवन होगा, ये तो सब बोर्ड की प्रैक्टिस है कि भाई मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या कितना कितना लूं, या मान लो ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही दिया हुआ होगा, न्यूमेरिकल ही कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल होगा तो ये सब होना ही होना। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया तो वापस पूछ लो ये वाला, किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो वापस से पूछ सकते हैं, देख लीजिए कोई डाउट हो तो। पहले आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट लाना है, फिर दूसरे वाला, फिर एक्स्ट्राज वाला, फिर नंबर्स का भी ध्यान रखना, और जोड़ना उनको है जो रिस्पेक्टिव आयन्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के, और घटाना एक्स्ट्राज वाले। ठीक है, बोलिए। मैम हमने BaSO4 क्यों नहीं लिया? BaSO4 का PPT आता है वाइट कलर का, और हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो अच्छे आयन्स बना के दे। अब फिर तुम्हें तो यहाँ पे इतना सारा काम करना है, रूट C और लैम्डा M, ये ग्राफ आएगा तभी तो इंटरसेक्ट होगा, लैम्डा M0 आएगा, इनके लैम्डा M0 आएंगे तभी तो न्यूमेरिकल होगा। तो ये लैम्डा M0 की वैल्यू सामने वाला लाएगा कैसे अगर तुम PPT वाली चीज को खड़ा कर दो, इसलिए उसको लो जो अच्छा सॉल्यूट है। इलेक्ट्रोलाइट तो होता है BaSO4, लेकिन इतने अच्छे आयन्स नहीं देगा, इसलिए मैंने थोड़ा उसे, और न्यूमेरिकल में मिलेगा तब तो लोग ही लोग, है ना। कराऊं न्यूमेरिकल इसका, फाइंड, या फिर रुको एक काम करो, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन भी सीख लो, फिर कंबाइन ले लो, कंबाइन करा दूंगी फिर तीनों एप्लीकेशन। पहली की एप्लीकेशन 2, पहली एप्लीकेशन क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा M0 निकालना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा M0 निकालने के कितने मेथड्स हैं? 2। पहला मेथड उनके आयन्स की गिवन हो, और तीसरा 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आप कंबाइन कर सकते। अब एप्लीकेशन 2 लिखिए, टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सेकंड एप्लीकेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा निकालना। अल्फा निकालने का कोलराउश का मेथड अलग है, लैम्डा M अपॉन लैम्डा M0, वो वाले मत ले लेना जो अल्फा बगल निकालते हैं ना हम, 1 मोल था 0 अल्फा अल्फा, उससे नहीं निकलेगा, इनका अपना फॉर्मूला। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का लैम्डा M अपॉन लैम्डा M0, लैम्डा M0 निकालना ऊपर से खाई दिया, और लैम्डा M याद होगा तुम्हें, कप्पा into 1000 अपॉन M, याद है ना, मोलर कंडक्टेंस। फिर कप्पा निकालने का मेथड L/A into 1/R, मतलब सारे लग जाएंगे फॉर्मूलेस। लास्ट एप्लीकेशन पर आ गए हैं, टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सारा काम वीक के लिए किया है, वो अलग बात है, स्ट्रॉन्ग पे भी अप्लाई हो जाता है। टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट के अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा, सबको निकलवाया है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। याद करिए कल परसों की क्लास में ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इनटू V आया था, याद करो, V की जगह C लिखाया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर चला गया, है ना। फिर आपको याद है V था तो हमने अल्फा को वेरी वेरी लेस देन 1 करके गायब कर दिया था। फिर याद करिए अल्फा स्क्वायर KB आया था, फिर याद करिए अल्फा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, वही चीज है। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हो,
और इस न्यूमेरिकल में आपको अल्फा को निग्लेक्ट नहीं करना है, वहां तो एक रिलेशन बनाना था इसलिए निग्लेक्ट कर दिया था, यहाँ मत करना। और अल्फा जो आएगा वो इस मेथड से ही आएगा, इक्विलिब्रियम वाले मेथड्स मत लगा देना 11th वाले, इसमें जो अल्फा आएगा वो यहीं से आएगा और अल्फा इस मेथड से आएगा, ये इधर से आएगा और लैम्डा n इधर से आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा न्यूमेरिकल बन जाता है। अगर किसी ने तुमसे कॉलराउश में डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लिया तो समझ जाओ उसने तुमसे सेकंड पार्ट पूरा करा दिया। क्यों? क्योंकि k में उसे अल्फा चाहिएगा, अल्फा में उसे लैम्डा m और लैम्डा n 0 चाहिएगा, लैम्डा m के लिए वो मुझे यहाँ ले जा सकता है और लैम्डा n 0 के लिए वो मुझे यहाँ ले जा सकता है। कुल मिलाकर उसने सारे फॉर्मूले मुझसे अप्लाई करा दिए। तो याद करिए कॉलराउश लॉ की कितनी एप्लीकेशंस होती है? 3। नंबर 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m 0 निकालना, नंबर 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा निकालना, नंबर 3 वीक इलेक्ट्रोलाइट का k निकालना। 3 एप्लीकेशन होती है और सब एक के बाद एक कंटिन्यूटी में। ठीक है, अब लिखते हैं न्यूमेरिकल, बड़ा ही बना लेती हूँ k वाला जिसमें सारा करा लूंगी। ठीक है, लिखिए, कैलकुलेशन भी करेंगे, बस कंसेप्ट न्यूमेरिकल। हाँ अक्षत बोलो, पहले तुम्हारा डाउट पूछ लो। मैम जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन बताई उसमें मतलब कोई सा भी मेथड यूज करे कोई दिक्कत थोड़ी ना, बल्कि फर्स्ट वाला तो ज्यादा इजी है ना। वो तो न्यूमेरिकल क्या देगा, वो मेथड डिपेंड तो उसमें करेगा ना। अगर न्यूमेरिकल आपको आयंस की देगा तो उनकी ऐड कर लेना, और 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की देगा तो वही काम में लेना पड़ेगा। भाई सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया कैसे कैसे निकाल सकते हो, तो दोनों दे देना, आयंस की दे दो तो निकाल लेंगे 3 स्ट्रॉन्ग। लेकिन न्यूमेरिकल तो फिक्स होगा ना, वो तो आपको कहेगा कि मुझे ये चाहिए, तो वो तो उसके हाथ में, हमारे हाथ में है ही नहीं। आयुष मैम जो कि अपन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन यूज करेंगे, मैम उसके अपन को लैम्डा नॉट याद करने पड़ेंगे या फिर वो ही दे देंगे, क्वेश्चन में ही दिए हुए रहेंगे? क्या चीज? मैम लैम्डा एम नॉट उनके याद करने पड़ेंगे क्या? अच्छा चलो, मैंने कहा करने पड़ेंगे, हो जाएंगे। मैम अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड है। जहां तुम NaOH ले रहे हो वहां QH आ सकता है, LiOH आ सकता है, अनलिमिटेड है ये तो, मिलेंगे लैम्डा मिलेंगे। बस तुम्हें जमाना आना चाहिए कि कौन पहले आएगा कौन बाद, किनको जोड़ना है किसको घटाना है, ये आना चाहिए। लैम्डा एम कौन याद करेगा, कोई नहीं चलेगा, मिलेंगे। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्वेश्चन बनाने वाला भी तो कुछ सोचता है ना, या यूं ही बना ही जाता है। तो मेरे दिमाग में है कि मैं k निकलवाऊंगी, अब k का फॉर्मूला ये है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं अल्फा निकलवाऊंगी। अब अल्फा का फॉर्मूला फंक्शन ओ ने क्या है, ये। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं स्टूडेंट से सब निकलवाऊँ, तो मैं उसी तैयारी में लगी हुई हूँ, उसी तरह से मेरा न्यूमेरिकल चल रहा है। कोई इजी कराना चाहे तो सीधा अल्फा दे सकता है, कोई इजी कराना चाहे तो सीधा लैम्डा एम 0 दे सकता है। मुझे कब करना है, मुझे एक ही में सारा कराना है, तो मैं उस हिसाब से डिजाइन कर दूँ, आप पढ़ते जाओ।
चेक करिए कंप्लीट है क्या या कोई डेटा मिसिंग है। हमेशा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाता है, क्या पूछा है उससे चलिए, रिवर्स चलना चाहिए। चेक करिए कि मैंने जो न्यूमेरिकल बनाया है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया है नहीं बनाया। आपकी लिस्ट में याद करिए AlOH होल्ड राइज एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एयर होगी, मतलब उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपने कंडक्टिविटी सेल में भरा, उसी का अल्फा है, उसी का के है, उसी की लैम्डा एम है, उसी का लैम्डा एम 0 है, उसी का कप्पा है, उसी का आर है, बस एल और ए सेल के, इस सेल के, बाकी सारा डेटा उसका है, उसी की रेजिस्टेंस, उसी का कंडक्टेंस, उसी का मोलर कंडक्टेंस। चेक करिए 5 नंबर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 5 नंबर का ही न्यूमेरिकल। चेक करिए कंप्लीट है न्यूमेरिकल, कौन बताएगा कैसे करना है। ओके, और बच्चे बाकी यही बता रहे हैं हर बार। अखिल यस मैम। बताओ बेटा। यस मैम। मैम इसके अंदर पहले तो मैंने लैम्डा एम नॉट निकालेंगे, तो पहले इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। नहीं, सीक्वेंस में चलो ना, ये निकालना है ना तुम्हें। यस मैम। ये के उसके लिए लिए फॉर्मूला बोलो। मैम लैम्डा स्क्वायर कंसंट्रेशन अपॉन 1 माइनस लैम्डा, हाँ? तो उसके लिए लैम्डा निकालना पड़ेगा। अल्फा। अल्फा, सॉरी। यस मैम, अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा के लिए क्या चाहिए? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम पहले निकालो, फिर लैम्डा एम 0 निकालो। अब लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है? पप्पा इनटू 1000 अपॉन एम। पप्पा गिवन है, लैम्डा सॉरी एल अपॉन ए इनटू आर अपॉन आर। गिवन नहीं है तो पप्पा भी निकालना है। यहाँ से बिगनिंग करो, तो पहला स्टेप पप्पा, दूसरा लैम्डा एम, तीसरा लैम्डा एम 0, चौथा अल्फा, पांचवा। यस मैम। 5 स्टेप में सॉल्व होगा, राइट? चालू कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ AlOH ऑर्गेनाइज्ड सॉल्यूशन। जिनका ऑब्जेक्टिव के लिए लेना है उनका तो डायरेक्ट हो जाएगा, वैल्यू रखते जाइए, होता जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए स्टेप्स बने, तो सबसे पहले आप लिख देना गिवन दिस इतना, मैं डायरेक्ट लिख दूं कप्पा इक्वल्स टू L by A into 1 by L, सबको वाले में गिवन लिख। L distance 3 centimeter apart, 2 centimeter square, resistance 50 ohm। तो सपोज करो ये x आ गया,
पर ओम पर सेंटीमीटर। ये हो गया स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में कोई डाउट हो तो पूछ लो। कप्पा निकाला है, कप्पा क्यों निकाला है वो अभी बताकर आई हूं मैं कि क्यों निकाला। मोलैरिटी 0.01 है। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, अल्फा का जो ये के का जो फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसमें सी हर हाल में मोलैरिटी होना चाहिए। और याद करिए यही सॉल्यूशन में आपने सॉल्व एग्जांपल लास्ट किया था, तब ये सी मोलैरिटी में थी। याद करिए अपन ने मोलैरिटी अलग से निकाली भी थी, क्योंकि वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का था ना, तो वहां तो मोलैरिटी मिली और यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोलैरिटी चाहिए। ठीक है, बस 3 वैल्यूज चाहिए मुझे और 0.01 था। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालूंगा मैं, लैम्डा एम किसका, AlOH होगा। लैम्डा एम का फॉर्मूला निकाल दीजिए, कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम। कप्पा आ चुका है x पर ओम पर सेंटीमीटर इनटू 1000 और मोलैरिटी भी 0.01 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका सपोज बाई, और मोलर कंडक्टेंस की यूनिट पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट कौन कराएगा, स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम जीरो, कौन कराएगा। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट था AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। बोलो अखिल। मैम इसमें करेंगे मैं पहले लैम्डा एम नॉट AL और होल ट्वाइस OH। ठीक है मैम, इसमें पहले हमें ना लैम्डा एम नॉट AL CL3 वाला प्लस 3 AL है तो AL वाला आयन वाला सॉल्ट पहले, फिर प्लस 3 लैम्डा एम नॉट KOH। यस, फिर दूसरा सॉल्ट OH है और OH आपको 3 चीज और KOH में एक ही है तो जोड़ लो 3 टाइम्स सेकंड वाला जो OH का सप्लाई है, फिर माइनस 3 लैम्डा एम नॉट KCl। फिर जो एक्स्ट्रा वाले का बनाना है उसको भी 3 टाइम, क्योंकि 3 K काटने 3 Cl काटने, वैल्यूज आप रख लेना बहुत ध्यान से। AlCl की 1000 है, प्लस 3 इंटू KOH की 700 है, माइनस 3 इंटू, ध्यान से देखते हुए की 500। आंसर जो भी है जेड इंटू यूनिट आपको मालूम है फॉलो पर मोल सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका लैम्डा एम इंफिनिटी तैयार है, लैम्डा एम तैयार है। अब अल्फा का समय आ चुका है। ये ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस का यूज होंगे, आपको मुझे ये भी नहीं चाहिए। स्टेप 4, अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा ऑफ AlOH होल थ्राइस। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम जीरो, दोनों आपके तैयार हैं। वो y होगा वो z होगा और यूनिट दोनों की सेम है तो कट जाएगी। ठीक है, तो सपोज करूंगी आपका ए आ गया। अब आपका अल्फा तैयार है, आखिरी स्टेप पर कैलकुलेशन ऑफ k, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ AlOH k अल्फा स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस अल्फा आपका आ चुका है कितना a। अब ये क्या लिखूं, अल्फा की जगह अल्फा ही चल रही है, अल्फा स्क्वायर इनटू c था 0.01 1 माइनस, नो डाउट कैलकुलेशन तो है ही। अब कोड में अगर क्वेश्चन आता है तो पूरे 5 नंबर का है, 5 स्टेप से 1 नंबर तो लिखेगा हर स्टेप का कम से कम। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। इसमें कोई डाउट हो किसी को न्यूमेरिकल में तो पूछ लीजिए।
अब मैं आपको शीट भेजूंगी और शीट के क्वेश्चंस भेजूंगी, ठीक है। और कुछ एनसीईआरटी के बीच बीच के पॉइंट्स हैं, उनका भी क्वेश्चन पेपर भेजूंगी अभी, तो वो आपको सॉल्व करना रहेगा। कल की क्लास के पहले पक्का सॉल्व करना। किसी को इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट कोई पूछना चाहता है तो बताएं।